हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ऑलरेडी उसके अंदर हम काफ़ी सारी वॉर्स देख चुके हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वॉर की, वो है हमारी थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, या अगर मैं यूं कहूं कि हमने प्रीवियसली कौन कौन सी वॉर को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हमने मुगल वॉर्स, उसके बाद में हमने डिस्कस किया कर्नाटिक वॉर्स, तीनों कर्नाटिक वॉर्स हमने डिस्कस की, बंगाल वॉर हमने डिस्कस की, एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट भी देखा, मराठा वॉर फर्स्ट देखा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखा। आज हम थर्ड एंड फोर्थ मैसूर वॉर्स देखने वाले हैं। हमने एंग्लो मराठा वॉर्स तीनों कंप्लीट कर लिए। अगर आपने कोई सी भी वॉर नहीं देखी है तो भैया एनटीसी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी वॉर्स ज़रूर देखें। द रीज़न इज़, इनके बारे में स्टडी करना तुम्हें ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और लिंक भी दे दूंगा इन सभी के लिए। और आज हमारे जो वॉर्स हैं मैसूर वाले ख़त्म हो जाएंगे। 2 वॉर हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, आज रेस्ट 2 और देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कैसे हुआ? 1766 से 69 के बीच में हमने फर्स्ट कंप्लीट किया था और हमने डिस्कस किया था हैदर अली के बारे में, फिर हमने सेकंड भी पढ़ा और आज जो हम पढ़ेंगे, हाँ अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा देख लो, लास्ट जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई इसका लिंक हमें देखने को मिलेगा हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। अब देखो हुआ क्या, अब तक तो केवल ब्रिटिशर ही थे जो ये चीज़ करते थे कि जो ट्रीटी साइन हो गई है उसके अंदर वो थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में आगे चल करके मना कर देते या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिल्च आ जाता था। यहां पर लेकिन हुआ क्या, अब इस बारी टीपू ने क्या किया, टीपू ने मना कर दिया कि अब जो इंग्लिश कम्युनिटी से जिन लोगों को उसने पकड़ा था, कैप्चर किया था, ही विल नॉट रिलीज देम, उनको वो छोड़ेगा नहीं। जबकि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में तो ये था कि जिन जिन लोगों को आपने पकड़ा है, अगर वो ब्रिटिश टेरिटरी से बिलोंग करते हैं या ब्रिटिश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन सभी प्रिजनर्स को हमें छोड़ना होगा, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो एक तरीके से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंदर थोड़ा सा टीपू की तरफ से ये इशू क्रिएट हो गया कि उन्होंने जो ट्रीटी साइन की उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हुआ। तो रीजन हम पढ़ रहे हैं कि क्यों हुआ थर्ड वॉर 1790 में। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज को ऐसे समझो कि जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 में, उसके अंदर इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि भैया अब से कुछ नहीं होगा, अब से दोनों पार्टी इस बात पे एग्री होगी कि जो जो चीजें हमने आपसे एक दूसरे से छीनी है, टेरिटरी हो, कोई वेल्थ हो, कोई रीजन हो, वो सारी चीजें हम लौटा देंगे और जो भी प्रिजनर्स हैं उनको भी लौटा देंगे। बट यहां पर टीपू ने इस चीज को करने से रिफ्यूज कर दिया, तो वॉयलेशन ऑफ ट्रीटी बोल सकते हैं अपन। तो ये वॉयलेशन ऑफ ट्रीटी हो गया, ट्रीटी मैंगलोर की जो हुई थी उसका वॉयलेशन टीपू की तरफ से हुआ। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ, थोड़ा सा इस चीज को अच्छे समझना, टीपू की एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि सेकंड वाला वो जीत चुका था ना वॉर, तो टीपू की जो एक्सपेक्टेशंस थी, भाई चैलेंज तो तभी कर पाएगा ना जब उसको लगेगा कि मेरे पास में पावर है। सो टीपू की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। यहां पे त्रिवेंद्रकौर, ये देखो अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो त्रिवेंद्रकौर ये जो प्लेस है इसको भी टीपू अब जीतना चाह रहा था। कर्नाटिक वॉर्स में ब्रिटिशर्स ऑलरेडी यहां पर अपना कब्जा जमा चुके थे। ठीक है, तो त्रिवेंद्रकौर वाला जो प्लेस था अभी भी फ्री था एक तरीके से, ऐसे मान लो वहां का जो राजा था इतना पावरफुल नहीं था। क्या हुआ, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि त्रिवेंद्रकौर को वो जीत जाए। हालांकि ऐसा उसने कुछ किया नहीं, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। ये बात त्रिवेंद्रकौर के जो राजा थे धर्मराज वो जानते थे। अब हुआ क्या, धर्मराज ने क्या किया, धर्मराज ने अपने आप को बचाने के लिए यहां पे फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। इतना नहीं, इतना कर रहा हूं, ठीक है, ये फोर्टिफिकेशन करना यहाँ शुरू किया उसने। एंड ही वॉज इन दैट काइंड ऑफ होप कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो ये जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं या टीपू लाइक पीपल हैं वो हम पे अटैक जो करने की सोच रहे हैं वो अटैक रुक जाएगा। इसलिए फोर्टिफिकेशन होने लगा। यहां पर क्या था, यहां पर इस टेरिटरी के ऊपर डच पीपल का सपोर्ट था। जो डच कम्युनिटी थी उनका यहां पे कंट्रोल हुआ करता था। और थोड़ा सा आप याद करो, इसको मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था
इस पूरे के पूरे जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तब मैंने आपको बताया था कि डच कम्युनिटी किससे हार के गई थी, त्रिवेणकोर के राजा से हार के गई थी, इसलिए डच बाहर हो गए थे। अगर आपने रेगुलर हमारे लेक्चर्स को फॉलो किया है तो ये स्टोरी भी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि डच कम्युनिटी हार के यहां से जब गई तो उसके पीछे का मेन कारण था त्रिवेणकोर के राजा का उन पे अटैक करना और उनको यहां से भगा देना। तो यहां पे डच कम्युनिटी के फोर्ट्स थे, उन फोर्ट्स को भी जब ये प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाई गई थी जिसको त्रिवेणकोर लाइन कहा गया, तो त्रिवेणकोर लाइन बनाते दौरान इन्होंने उन फोर्ट्स को जो डच टेरिटरीज के अंडर में थे उनको भी ऑक्यूपाई कर लिया राजा ने। लेकिन कहीं ना कहीं चूक ये हो गई कि कुछ चीजें, कुछ जगह कोचिन की, यहां पे सबसे लास्ट में पड़ता है कोचिन, उसकी कुछ टेरिटरी जो कि मैसूर के अंडर में आता है, वो टेरिटरी उन्होंने अपने इस त्रिवेणकोर लाइन के अंदर ले ली। अब इसके बाद क्या हुआ, ये बात किसको पता चली, टीपू को। और टीपू के लिए एक तरीके से पिंच था कि वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारी टेरिटरी में वो आना चाह रहा है या तुम्हारी टेरिटरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पर भैया टीपू ने आओ देखा ना ताओ, उस पर अटैक करने का उसने सोच लिया। लेकिन यहां पर हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टेरिटरीज, मतलब वो इंटेंशनल ही नहीं था, इसका कोई इंटेंशन नहीं था धर्मराज का कि वो उसकी टेरिटरी को छीन ले, बट ऐसा हो गया। और ऐसे में और टीपू इस चीज से काफी नाराज हुए और टीपू ने उस पर अटैक करने का सोच लिया। अब देखो होता क्या है, अटैक कैसे होता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि टीपू ने इस चीज को, इस एक्ट को ऐसा समझा कि भैया ये मेरी पावर को चैलेंज कर रहा है, तो टीपू ने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट द त्रिवेणकोर, भैया मेरे राइट है, तुम कैसे छीन रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक और, मतलब आप कह सकते हो एक छुपा हुआ राज था कि जो त्रिवेणकोर के राजा थे इनके अच्छे टर्म्स थे ब्रिटिशर्स के साथ। क्यों थे अच्छे टर्म्स, देखो बहुत रीजन है। डच को यहां से इन्होंने निकाल दिया, इसके पड़ोस में फ्रेंच को इन्होंने हरा दिया, तो यहां इस टेरिटरी की देखभाल के लिए कोई ऐसा बंदा तो होना चाहिए ना जो इनको खबर पहुंचाता रहे। इसीलिए त्रिवेणकोर के राजा के साथ ब्रिटिशर्स के टर्म्स काफी ठीक रहे। तो त्रिवेणकोर ने मदद मांगी किससे, या धर्मराज ने किससे मदद मांगी, ब्रिटिशर से। अब इन्होंने कहा कि भैया चलो आप हमारी मदद करो, ऐसे ऐसे टीपू सुल्तान हम पे क्या कर रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं। ब्रिटिशर्स को ये बात तो पता चली गई थी कि यहाँ पे हमारे जो प्रिजनर्स थे, जो सेकंड वॉर के अंदर हमने ट्रीटी साइन करी मैंगलोर की, उसके अंदर टीपू ने हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ा है। तो ब्रिटिशर नाराज थे, इनको एक मौका और मिल गया। तो ब्रिटिशर्स तो इस बात के लिए श्योर थे कि भैया अब टीपू के साथ हमारी वॉर होनी है। तो इधर टीपू अपने 2 बेटों के साथ में, उसके काफी सारे मतलब लड़के थे, बच्चे थे, तो उनके साथ में मिलकर के वॉर के अंदर वो इंगेज था। सबसे पहली बार अप्रैल 1790 के अंदर वॉर हुआ, जिसको टीपू ने आसानी से जीत लिया, ठीक है, क्योंकि इतना पावर इनके पास में था नहीं। यहां पे जाके अल्टीमेटली पूरी फोर्स तो जा नहीं सकती, और अगर वो जाती भी तो या तो इस रूट से जाती या इस रूट से जाती, ठीक है। तो ऐसे में दोनों ही रूट काफी ज्यादा इंफ्लुएंस में थे किसके, टीपू के पास में। ऐसे में ये वाला वॉर तो इन्होंने जीत लिया। यहां पे मिडो कौन है, जो जनरल थे वहां पे, वो हार गए। ब्रिटिशर्स के जो एक तरीके से कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हार गए धर्मराज के साथ। अब यहां पर यह बात कंफर्म हो गई कि इस तरह से नहीं, अब तो थोड़ा सा बड़ा ही वॉर करना पड़ेगा। हार मिलने के बाद में ब्रिटिशर्स इस बात से और ज्यादा आहत हुए कि भैया ये हमें हरा कैसे सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अब ब्रिटिशर्स ने मराठास को अपने साथ में लिया, ठीक है। और मराठास ऑलरेडी इस बात से इन्फ्लुएंस में थे कि भैया अगर इनसे पंगा लिया तो हमने दिक्कत है। और यहां पर इनको पैसा मिल भी रहा था, टीपू से भी देखो, आपको पता होगा पैसा लिया इन्होंने, सेकंड वॉर के अंदर भी हमने देखा। तो ऐसे में मराठास को ये होप आ गया कि हमें और अब राज्य मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। इस कारण से मराठास इनके साथ आ गए ब्रिटिशर्स के साथ में। त्रिवेणकोर राजा था ही इनके साथ में। निजाम को भी यही होप थी। निजाम पहले टीपू सुल्तान के साथ थे, फिर बाद में निजाम भी उसके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वही कि हमें और ज्यादा पैसा और ज्यादा टेरिटरी हमें मिलेगी। अगर टीपू हार गया तो मैसूर का सबसे ज्यादा टेरिटरी जो अटैच्ड है वो निजाम के साथ ही तो है, तो निजाम को ऐसे फायदा हो जाएगा। इस होप में यहां पर अब कौन कौन, और इनका कोई ईमान धर्म नहीं था, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। यही रीजन था कि ब्रिटिशर हमारे पे रूल कर गए। त्रिवेणकोर, ब्रिटिश, मराठास और निजाम मिलकर के अब लड़ते हैं टीपू के साथ। टीपू की ये जो लड़ाई है ये 1791 के अंदर हुई, और ऐसे में टीपू इस बारी हार जाता है अपने बेटों के साथ में, जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ में। नाउ यहां पर इनकी जीत इनकी हार। इस हार के बाद में मार्च 1791 के अंदर ब्रिटिशर्स ने पहले तो क्या किया, अच्छा इसको ऐसे ही नहीं हारा, ऐसे समझो। पहले क्या हुआ, पहले ब्रिटिशर्स पहुंचे यहां इसके पास लड़ने, ठीक है। ब्रिटिशर्स, क्योंकि देखो इस वाले पहले में देखो आप,
जब यहां पर पहली बार पहुंचे ना, तो पहली बार में तो इसको हरा के भेज दिया, स्ट्रेटजी इनकी कमजोर थी। लेकिन जब सेकंड बार पहुंचे तो यहां का एक इंसिडेंस है, बहुत थोड़ा सा है ना, समझ के चलना कि पहले तो इन्होंने मार्च 1791 में ब्रिटिशर्स ने मैंगलोर को कैप्चर किया। मैंगलोर कैप्चर कर लिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया एक तरीके से, और वहां पर उसके बाद में श्रीरंगपट्टम या फिर श्रीरंगनपट्टनम, ये जो जगह थी, अब दोनों जगह याद रखना, श्रीरंगनपट्टनम जो या फिर श्रीरंगपट्टम, इस जो कैपिटल हुआ करती थी मैसूर की, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। मतलब कैपिटल आपने कैप्चर कर लिया ना, तो इसके बाद तो राजा कहां जाएगा। ऐसे में हुआ क्या, यहां पर 2 बार, ऐसा नहीं अचानक से कैप्चर करा और हुआ, इन्होंने एक टफ फाइट यहां पर दी। टीपू ने पहली बार तो इनको हरा दिया, लेकिन दूसरी बार ये हार गया, और जब ये हारा तो जो श्रीरंगपट्टम है उसको इनको हैंडओवर करना पड़ा। मतलब मैसूर का पूरा टेरिटरी इनको, मतलब पूरा तो नहीं, आधे से ज्यादा टेरिटरी इनको देना पड़ गया। एक बहुत बड़ा टेरिटरी इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड में लूज किया, और अब सेकंड में थोड़ा कम, फर्स्ट में ज्यादा, और अब थर्ड में। यहां पर हुआ क्या, एक पीस ट्रीटी साइन की, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे में यहां पे टीपू ने एक पीस ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स के साथ में, और इस ट्रीटी में एक्सचेंज हुई कुछ चीजें। क्या क्या हुआ, इसको कहा गया द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, 1792 के अंदर मार्च में हुआ। टीपू को एक बहुत बड़ा टेरिटरी, लगभग आधे से ज्यादा टेरिटरी अपनी इंग्लिश, मद्रास और निजाम को देना पड़ा। अब आप कहोगे त्रिवेणीकौर को क्या हुआ, वो तो अननेसेसरी की लड़ाई में आया ही नहीं ना, क्योंकि उसका तो ये गलती से हुआ था उससे, तो उसने तो इन्फ्लुएंस ज्यादा किया ही नहीं ना, उसको कुछ दिया गया, उसको तो बस सपोर्ट मिल गया कि अब ठीक है वो टीपू तुम पे अटैक नहीं करेगा, बस इतने में खुश था वो। बाकी ये एक्सटर्नल बॉडीज थे, सो दैट दे हैव एक्चुअली बेनिफिटेड जो भी अब उनको वॉर के बाद में मिलना था। सो इस पे एलिगेशन लगाया गया कि तुम्हारे कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है वॉर में, तो तुम हमें 3 करोड़ रुपए दोगे। तो 3 करोड़ रुपए, आधे से ज्यादा टेरिटरी इंग्लिश, मद्रास और निजाम के बीच में बांट दी गई। और इसके साथ में क्योंकि टीपू पूरा एक साथ इतना रुपए नहीं दे पाया था, इस कारण से उसको यह भी कहा गया ह्यूमिलेशन के साथ में कि आप जब पूरे पैसे हमारे को लौटाओगे तब हम तुम्हारे 2 बेटे लौटाएंगे। हुआ क्या था, टीपू को अपने 2 बेटों को सरेंडर करवाना पड़ा उसको कि ठीक है भाई, आप हमारे ये जो बेटे हैं एज ए जमानत आप रख लो। प्रीजनर रखा, एक तरीके से याद रखना, प्रीजनर के तौर पर इनको रखा गया था। टीपू के 2 बेटे थे, उनको सरेंडर करना पड़ा, और ये इस चीज के लिए था कि आप अश्योर करें हमें कि आप आगे चल के भविष्य में ये जो ड्यूज हैं आपके, वो ड्यूज आप पूरा कर देंगे। किसी राजा के लिए उसके बेटों को प्रीजनर बना देना पैसों के बदले में, ये बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन था। बट टीपू कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि हार चुका था। श्रीरंगपट्टम की ट्रीटी के अंदर ये चीज़ अश्योर की गई, एंड हालांकि आगे चल करके उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें कंप्लीट कर ली। इस तरह से हमारा 3rd एंग्लो मैसूर वॉर भी कंप्लीट होता है। होपफुली इसमें आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वॉर पे बात करते हैं। नेक्स्ट वॉर 4th एंग्लो मैसूर वॉर, इट इज लास्ट वॉर विथ मैसूर किंगडम। ठीक है, हुआ क्या, ज़्यादा बड़ी वॉर नहीं है, 1799 में हुई है वॉर। इसके पहले अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 1792 टू 99, ठीक है 1999, 1799 सॉरी, इसके बीच में टीपू ने अपनी पावर को वापस से कलेक्ट किया। जो जो चीज़ें करनी थी, लाइक जो जो ट्रीटी में था कि इतने करोड़ देने हैं, अपने बेटों को छुड़ा लेना, वो सब टीपू ने कर लिया। लेकिन ये जो फेलियर का और ये जो ह्यूमिलेशन था टीपू के साथ में, उसने उस चीज़ को कभी भूला नहीं। ठीक है, टीपू मतलब इन चीज़ों के साथ में बिल्कुल बंधा हुआ रहा कि मुझे इस चीज़ का बदला लेना है। तो जो ह्यूमिलेशन ट्रीटी हुई थी, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द रीजंस। जो ह्यूमिलेशन ट्रीटी हुई है ब्रिटिशर्स के साथ में, उस चीज़ का बदला लेने के लिए, अच्छा ये भी याद रखना 18 मार्च 1792, मैं ऑलरेडी यहाँ पर मंथ बता चुका हूँ, डेट भी आप प्लीज़ याद रख ले, 18th मार्च। ठीक है, हालांकि बहुत डीप हो जाएगा, इतना डीप पूछेंगे नहीं, बट आपको और पता होने चाहिए। जो श्रीरंगपट्टम के अंदर जो ट्रीटी साइन की गई, उस ह्यूमिलेशन ट्रीटी का बदला लेना अब टीपू का मेन इंटेंशन था। हालांकि टीपू ने सारे डिमांड्स फुलफिल कर दिए थे, सारी टर्म्स फुलफिल कर दी थी, उसने अपने दोनों बेटों को भी रिलीज करवा लिया था। ठीक है, इस तरह से टीपू ने अपना एक एस्पेक्ट तो कंप्लीट किया। अब होता क्या है यहां पर समझें, ही मेड गुड रिलेशन विथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे जो अलायंसेस थे उनके साथ। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस दौरान तुम्हें पता चलेगा
पहली बार ऐसा हो रहा था फ्रांस के आसपास। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात अगर अपन करें, 9th क्लास वाले थोड़ा सा याद उनको आ रहा होगा, 1789 टू 99 के बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सही बात। और ये पहला ऐसा यूरोपियन रेवोल्यूशन था जिसमें सबको टक्कर दी जा रही थी, ठीक है। एक तरफ थोड़ा सा इसको अपन फोकस करो अगर तुम, तो फ्रांस पहली बार अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर यहां पर भी उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। कैसे? जो टीपू सुल्तान था, अब ऑलरेडी वो भी ब्रिटिशर से परेशान है और ऊपर वाले भी ब्रिटिशर से परेशान है ना, मतलब उस ग्रुप से परेशान थे जो उनके ऊपर डोमिनेशन डालने की कोशिश कर रहा था। सो ही मेड गुड रिलेशन विथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलरेडी फ्रेंच कंपनीज के साथ में ब्रिटिश कंपनी का रिलेशन बहुत बेकार था। अभी हमने चाहे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें हम, या फिर जो ऑस्ट्रिया वॉर चल रहा था उसकी बात करें हम, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में, तो अल्टीमेटली फ्रेंच कम्युनिटी ने अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए जो उनके दूसरे दुश्मन थे उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर टीपू इस होप में था कि उसको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में यहां पे दूसरी कुछ कंट्रीज और थी जो आपकी वेस्टर्न साइड की कुछ कंट्रीज थी इसके पैरेलल, तो ऐसे में उनका सपोर्ट भी इसको लग रहा था मिलेगा। ऐसे में टीपू ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके साथ में शेयर की, उनके साथ में करना शुरू किया जिससे कि इनके रिलेशंस अच्छे हो सके, अलाइंसेस कह सकते हो। बट हुआ क्या, इसी दौरान हमारे यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो चेंज हो गए। उनका नाम था वेल्सली। तो वहाँ पर गवर्नर जनरल जैसे ही चेंज हुए तो उनको ये पता चलने लगा कि भैया देखो एक्सटर्नली हो क्या रहा है। टीपू सुल्तान हमारे यहाँ पर इस टेरिटरी के अंदर, इनको जब पूरी कथा पता चली ना कि इस टेरिटरी में, हालांकि इसका मैक्सिमम ये वाला पार्ट छीन चुका था, देखो इतना ही रहा है इसके पास, तो इन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो टीपू सुल्तान, जो टीपू था, उसके अलाइंसेस की इसको भनक लग गई। जब इसको भनक लगी तो ऐसे में, अभी तक हम वॉर पे नहीं आए ना, अभी केवल हम रीजंस पता कर रहे हैं। जब ऐसे में इसको पता चला तो इसने एक नया एस्पेक्ट सामने रख दिया और उसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। एक तरीके का नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो वो लेकर सामने आ गया और उसको कहा, सभी लोगों को कहा भारत के अंदर जितनी जगह पर ब्रिटिश टेरिटरीज थी कि भैया इस सब्सिडरी अलायंस को आपको साइन करना है। यही चीज टीपू के सामने भी रखी गई कि भाई पूरे तरीके से वो चाह रहा था कि टीपू को उसकी टेरिटरी से हटा दिया जाए और अपना डोमिनेशन वो कंप्लीटली वहां पर एस्टैब्लिश कर दे। सो फुलफिलिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ही एक्चुअली यूज द मेथड विच वाज सब्सिडरी अलायंस। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। सब्सिडरी अलायंस होता क्या है? एक तरीके की ट्रीटी होती है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो दूसरे इंडियन रूलर्स हैं उनके साथ में। और इसके अंदर क्या होता है, जो इंडियन किंगडम होते हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है वो खत्म हो जाती है। किसके अंडर में आ जाती है? ब्रिटिशर्स के साथ में आ जाती है। ब्रिटिशर जैसा कहेंगे वैसा वो काम करेंगे। सब्सिडरी अलायंस, उसके बदले में वो कुछ रेम्यूनरेशन इनको देंगे, पर मंथ एक तरीके से पेंशन देना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई भी राइट उनके पास में नहीं होगा। इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? वेल्सले। हालांकि इसके पहले जो फ्रेंच हमारी टेरिटरीज हुआ करती थी उन्होंने भी इसको एस्टेब्लिश किया था। बैटल ऑफ बक्सर से पहले हमने इस चीज को समझा है, देखा है कि कैसे यहां पे बंगाल के ऊपर सबसे पहली बार बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरीज को एक तरीके से एलिगेशन डाल दिया था, बट एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, एक सही फॉर्मेट में वेल्सले ही थे जिन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। तो ये कब हुआ? 1798 से लेकर 1805 के बीच में इस तरह का जो गवर्नर ये रहा उसने फॉर्मेट बदला और सब्सिडरी अलायंस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारे सामने रखा। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं सब्सिडरी अलायंस में होता क्या है। तो देखो भाई, जो सब्सिडरी अलायंस है इंडिया के अंदर सबसे पहली बार प्लान्ड मैनर में वेल्सले थे जिन्होंने हमारे सामने रखा, इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन, इस वर्ड का इंट्रोडक्शन फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले के टाइम पर हो गया था और उन्होंने इस चीज को हमारे सामने रख दिया था, बट एक प्लान्ड मैनर में वेल्सले ने रखा था। दोनों का इंटेंशन यही की था कि टेरिटरीज को अपने अंडर में कैसे रखा जाए। अब इसमें होगा क्या कि कोई भी इंडियन रूलर अगर एंटर करता है सब्सिडरी अलायंस के अंदर तो ब्रिटिशर्स had to dissolve his own armed force and accept the British force in his territory. अल्टीमेटली होगा क्या कि तुम अपनी आर्मी तो हटा दोगे, अपने सैनिकों को हटा दोगे, वो सारे सैनिक ब्रिटिशर्स ले लेंगे, उनको अपनी यूनिफॉर्म पहना देंगे और अब वो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स पे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बदले क्या होगा? ही ऑल्सो हैड टू पे द ब्रिटिश आर्मीज मेंटेनेंस।
इसको ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस भी पे करना पड़ेगा, और अगर वो पे नहीं कर पाता है तो उसकी टेरिटरी उनसे ले ली जाएगी, और ब्रिटिशर्स इस बात के लिए अश्योर हो जाएंगे कि अब से उस टेरिटरी पे इनका कंट्रोल नहीं रहे, राजा से उसकी टेरिटरी छीन ली जाएगी अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता है तो। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन स्टेट्स को उन सभी से जो भी बाहर से उन पर अटैक करने वाले हैं, जैसे त्रिवेंद्रकोर का इन्होंने किया, ठीक है, बंगाल के अंदर हुआ, ठीक है, और कर्नाटिक रीजन्स में किसी को भी आपने वहां पे निजाम बना दिया और बैठा दिया। इसके बाद में कोई भी इंटरनल रिवॉल्ट होगी तो भी ब्रिटिशर्स ही उसको डील करेंगे। ब्रिटिशर्स ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो उनके इंटरनल अफेयर्स में मैटर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने हर बार इंटरफेयर किया। नेक्स्ट आगे देखो, द इंडियन स्टेट कुड नॉट एंटर, ये भी एलिगेशन था, ये भी एक तरीके से उनको कहा गया, एक टर्म था दैट यू विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी अलायंसेस, आप किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे और किसी भी फॉरेन पावर को भी आप सपोर्ट नहीं करेंगे। अब थोड़ा गौर करो, ब्रिटिशर्स का ये लाइन इसमें लिखना वॉज द रीजन कि कैसे टीपू फ्रेंच टेरिटरीज के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में और दूसरी कंपनीज के साथ में मिलकर के इनके अगेंस्ट हो रहा है, ऐसा इनको लगने लगा था। सो दैट दे हैव मेड दिस पॉइंट, ये प्रोविजन जो इसमें ऐड किया गया कि इंडियन स्टेट के अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो किसी भी तरीके के अलायंसेस के अंदर पार्ट नहीं लेंगे किसी भी फॉरेन पावर के साथ में। द इंडियन स्टेट कुड ऑल्सो नॉट एंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विद द अदर इंडियन स्टेट, कोई भी प्रिंसली स्टेट के साथ भी आप कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हो, फॉरेन के साथ भी नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि तुम तुम्हारे घर पे रहो और कुछ मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, और अगर ऐसे करना भी चाह रहे हैं तो ब्रिटिशर्स से आप पहले परमिशन लें, ब्रिटिशर्स को बताएं, ब्रिटिशर्स को सही लगेगा तो जाके आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। कुल मिलाकर के फूट डालो और राज करो वाली राजनीति थी, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने इस चीज को अश्योर कर लिया था कि कोई भी दो प्रिंसली स्टेट्स भी आपस में मिलकर हमारे सामने हो सकती हैं, ऐसा कोई इनके सामने ऑप्शन छोड़ो ही मत, ठीक है। तो इंडियन रूलर्स ने अपनी सारी पावर खो दी थी, हालांकि बस थोड़ा बहुत उनको लालच चाहिए था कि बदले में इनको पैसा मिल रहा था, और बदले में क्योंकि इस टाइम तक जो राजा थे हमारे वो पावरफुल नहीं थे, उनको अपनी गद्दी से ज्यादा प्यार था बजाय अपने मातृभूमि के। सो ये चीज यहां पर देखी गई, सब्सिडी रिलायंस धीरे धीरे सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, निजाम ने भी एक्सेप्ट किया, सबसे पहले निजाम ने ही एक्सेप्ट किया था, याद रखें आप। नेक्स्ट पॉइंट, टीपू के सामने ये सारी चीजें आ चुकी थी कि क्या वेल्सले करना चाह रहे हैं, क्या है सब्सिडी अलायंस। अब ऑलरेडी टीपू ये बात जानता था कि उसके पास में कोई भी पावर ऑलरेडी नहीं बची हुई है, उसने जितनी भी कलेक्ट की है पावर वो सारी पावर बाहर की है, अचानक से तो आ नहीं पाएगी, और अगर वो आती है तो यहाँ पर सबको पता चल जाएगा। अगर वो कुछ प्लान बनाता उसके पहले ही यहाँ पर अटैक हो गया। जब टीपू ने रिजेक्ट कर दिया सब्सिडी अलायंस को तो अप्रैल 1799 के अंदर यहाँ पे उसके अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट हो गया, एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया गया। अब ब्रिटिशर्स यहाँ हैं, उनके साथ कौन दे रहा है, मराठा, वही जगह के लिए ऑलरेडी थर्ड वाले में उनको काफ़ी जगह मिल गई थी, और निज़ाम वापस से वही, क्योंकि निज़ाम सब्सिडी अलायंस के अंडर में था, मराठाज वॉर लड़ रहे थे, इस कारण से यहाँ पर ये दो साथ आ जाते हैं। ये तो लालच के कारण रहे साथ में, इनको पता नहीं था इनके साथ में आगे चल कर ये वॉर होगी और ये भी हार जाएंगे। इधर यहाँ पे टीपू सुल्तान अब अकेला पड़ गया। जो इसके सपोर्टर्स थे दे वर नॉट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि दे कुड कम हियर और यहाँ पर टीपू को सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सडन वॉर था कि टीपू वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि अचानक से वो सारी आर्मी अपनी कैसे इसके अगेंस्ट में लेके जाए। चलो भाई, वॉर हुआ और वॉर ज्यादा दिन नहीं चला। इफ यू हैव सीन दिस कि केवल 17 दिन ही ये वॉर चला, और 17 दिन बाद मतलब 4 मई को, मई 4 को यहाँ पे एक तरीके से पूरी की पूरी आर्मी खत्म हो गई टीपू सुल्तान की। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान को लग गई गोली। यहां पे जो श्रीरंगपट्टम है उसको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। किसको? ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया श्रीरंगपट्टम को। ये क्या था? ऑलरेडी तुम जानते हो कैपिटल था, उस कैपिटल को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। मैसूर की सारी टेरिटरीज खत्म हो गई, मैसूर की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई और टीपू यहां लड़ते हुए शहीद हो गया। ब्रिटिशर्स की गोली से इसकी डेथ हो गई। अब मैसूर पूरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। कैन यू इमेजिन कि टीपू के बाद में ऑलरेडी उसके पास मैसूर बहुत ही छोटा सा एक पार्ट उसके पास बचा था, अब ब्रिटिशर्स ने उसको भी एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है।
और टीपू भी मर गया। अब इसके बाद क्योंकि टीपू की शुरुआत हुई थी एक तरीके से कमांडर इन चीफ के रोल में, और उसने फिर वुडियार डायनेस्टी के जो राजा थे उसको हटा दिया था, तो यहां पर वो पहले से बैकग्राउंड उसका हिस्टोरिकल नहीं था, वो कमांडर इन चीफ का छोटा भाई था, फिर वो कमांडर इन चीफ बना, फेथफुल हुआ, पावरफुल हुआ, उसके बाद में वो अपने आप को एज ए रूलर वो एस्टेब्लिश करता है। अब यहां पर वापस से सारी क्योंकि हिस्ट्री इनको पता थी, तो इन्होंने क्या किया, मैसूर को वापस से वुडियार डायनेस्टी के राजाओं को दे दिया गया। बट उसके पहले मैसूर के काफी सारे हिस्से इन्होंने आपस में बांट लिए, मराठास, निजाम एंड ब्रिटिशर्स ने। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो भी मैसूर था हिस्से इनको देने के बाद, पैसा इनको देने के बाद में मैसूर का बचा हुआ रीजन वुडियार डायनेस्टी को वापस दे दिया, जो कि ऑलरेडी इस बात के लिए अश्योर्ड थी कि हमें हमारी टेरिटरीज वापस से मिलेगी। और किसकी दया रही इनके ऊपर, ब्रिटिशर्स की। अब तुम्हें लगता है कि ब्रिटिशर्स ने मुफ्त में इनको दिया होगा? नहीं। तो क्या किया इन्होंने पहले इनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवाए कि भैया आपको वो सारी शर्तें हमारी माननी पड़ेगी जो हमने डिसाइड की है, और ये मान गए। क्यों? क्योंकि इनका जो राजा था वो बहुत छोटा था। वुडियार डायनेस्टी का जो नया राजा था जिसका नाम था कृष्णराज थर्ड एक छोटा बच्चा था, उसको इन्होंने राजा बना के वहां गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के अंडर में वो थे, और क्योंकि उनको सपोर्ट किसका मिला हुआ था, ब्रिटिशर्स को, और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स उस पर कंट्रोल कर रहे थे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी। और किसी बड़े को इसलिए नहीं बनाया, ना ही तो कोई उत्तरदायी बोलते हैं क्या, उत्तराधिकारी बोलते हैं, करेक्ट। तो ना ही तो कोई उत्तराधिकारी था, कोई भी नॉमिनेटेड ऐसा पर्सन था नहीं, और ऑलरेडी ये लोग तो पावर में भी नहीं थे। सो इस कारण से जो कृष्णराज थर्ड थे उनको इन्होंने राजा बनाया वहां पे, और सब्सिडरी अलायंस साइन कराने के बाद में अल्टीमेटली इनडायरेक्ट मैनर में मैसूर पे किसने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिशर्स ने। सो ये था एंड ऑफ मैसूर वॉर्स। लगभग 4 मैसूर वॉर्स लड़ी गई, और चारों मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे। हैदर अली से क्वेश्चन आ जाते हैं, टीपू सुल्तान से क्वेश्चन आ जाते हैं, और फाइनली यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो यू विल एक्चुअली केम टू नो कि हमारे यहां पर जितने भी ये जो वॉर्स हुए हैं इन सभी वॉर में सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ट्रीटीज के नाम आप याद रख लेना, ठीक है, एंड ट्रीटीज के नाम के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रीटी में क्या क्या चीजें एक्सचेंज हुई, किसने जीता। अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो नोट्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को कर सकते हो। आप थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करें, और ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अच्छा देखो, बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं और बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ रहे होंगे इसमें, तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो आपके कोर्स के अंदर तो है नहीं, एनसीईआरटी वाली टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखते हो तो वही गिने चुने चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे। बट ये एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर डीपली पूछा जा सकता है। हमने ये जो वीडियो लेक्चर्स डाले हैं या जो हम कॉन्टिन्यूसली डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है, और एसएसटी काफ़ी ज़्यादा डीप चैप्टर्स को लिए हुए है, नॉलेज को लिए हुए है। सो इन सबको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी दूसरे स्टेट से, चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो। दिल्ली और हरियाणा वाले थोड़े से ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ना, क्योंकि कंपेरेटिवली दूसरे स्टेट्स के दिल्ली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। हरियाणा वाले भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने जितनी वॉर पढ़ी है, ठीक है, इन सभी वॉर्स को आपको अच्छे से कर लेना है अभी तक तो। उसके बाद में हम अब सीरीज शुरू करेंगे सिख वॉर की, ठीक है। तो ये जो सिख वॉर है इन सबको अपन कंप्लीट करेंगे, और कुछ थोड़े से ग्लिम्स देखेंगे 1857 रिवॉल्ट के। हालांकि 1857 रिवॉल्ट इज नॉट इन योर कोर्स, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और हैविंग द नॉलेज अबाउट इट। अगर इसमें हमारे पास टाइम रहा तो वी विल डू दैट, ओके। इसको लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, और इसमें कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप हमें बताएं। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो वो भी बताएं, और लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा अगर कोई सजेशंस हो, कोई नीड हो हमारी तरफ से, या अगर ये नोट्स भी चाहिए हो तो यू कुड मैसेज मी थ्रू द इंस्टाग्राम, थ्रू द टेलीग्राम, थ्रू द फेसबुक, और जो भी व्हाट्सएप वगैरह, तो उनके थ्रू भी आप हमें बता सकते हो फॉर हैविंग सच नोट्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं सिख वॉर की इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।